नमस्कार, आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़। इंडिया में अक्सर देखा गया है कि दो लोगों के बीच या दो पक्ष के बीच जब भी लड़ाई होती है तो एक ही शब्द या एक ही बात उनके मुँह से आती है कि वी विल सी यू इन द कोर्ट। इसी सिलसिले में कोर्ट और लॉ से रिलेटेड बातें करने के लिए हम और जानकारी जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट रोहित गुप्ता जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर की बात करें तो सर 15+ ईयर से एमपी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर डिफेंस क्रिमिनल लॉयर हैं और साथ ही साथ सर आरजे लीगल सॉल्यूशंस जो सर की खुद की फर्म है उसमें भी ये 15 साल से सर उसको संभाल रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कब ये ख्याल आया कि आपको लॉयर बनना है, कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई लॉ फील्ड में? मैं 3rd क्लास में पढ़ता था तो मेरे फादर जो थे 1976 में वो मेरठ में लॉ में एडमिशन लिया था उन्होंने। लॉ में जब वो पढ़ने के लिए गए तो उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनका सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं हो पाया। उस समय लॉ जो था 2 साल का हुआ करता था, तो वो फादर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जब मैं 3rd क्लास में था, एक दिन पापा के मैं पैर दबा रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि यार वो मैं भी लॉ कर रहा था, तो आप क्या बनोगे? तो मैंने कहा पापा मैं भी लॉ वर्क करूँगा। तब से मन में एक संकल्प था कि लॉ करना है। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता हुआ देखा मैंने, तो और आत्मविश्वास मजबूत हुआ कि नहीं, लॉ करना है और लोगों को न्याय दिलवाना है। जी सर, जैसे आपने अपने फादर का मेंशन किया तो इसी में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको फैमिली से स्टार्टिंग से ही आपने जैसे बताया कि सपोर्ट रहा है, अब कैसा वो देखते हैं? क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसके नेगेटिव साइड भी है कि कभी केस ऐसे आ जाते हैं कि आप पे ही वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। कभी ये होता है कि बहुत अच्छा होता है, सराहना भी मिलती है। तो फैमिली जो आपकी है अभी किस तरीके से आपके इस प्रोफेशन को देखती है, कैसा सपोर्ट रहा है उनका? निश्चित रूप से आप ये मानिए कि वकालत का जो प्रोफेशन है एक रॉयल प्रोफेशन है, और इसमें स्टार्टिंग में तो क्या थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, मतलब 5 साल का स्ट्रगल तो आप मान ही लीजिए। मगर आजकल लोग जो बड़े बड़े सपने देख करके आते हैं कि एक बार में लॉ कंप्लीट किया और जाते ही कोर्ट में जाएंगे और तत्काल लोगों को रिलीफ दिलवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर जब आप 2-4-5 साल तक आप जब किसी सीनियर के अंडर में सीखते हो, उस सीखने के दौरान आपको आर्थिक रूप से तंगी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सीनियर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा राशि नहीं देते हैं, स्टाइपेंड के रूप में कुछ पैसे देते हैं। तो उस समय जो परिवार का सपोर्ट होता है, परिवार का जो मोरल सपोर्ट होता है कि नहीं आप तो अपना प्रैक्टिस कंपलसरी कंप्लीट कीजिए, अच्छे से वकालत पे ध्यान दीजिए। तो मेरे पूरे परिवार ने, मेरी वाइफ ने भी, साथ में मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आज जो भी कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ, उनका पूरा सपोर्ट परिवार का मिलता है। और इस प्रोफेशन में क्या होता है कि जब, जैसा कि आपने बताया कि कई सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं कि जब हम किसी सामने वाले के पक्ष से लड़ते हैं तो दूसरा जो पक्ष होता है वो बिल्कुल विरोधी हो जाता है। तो उनको लगता है कि नहीं, वकील साहब को देख लेंगे, वकील साहब को ऐसा खरीद लेंगे, वकील साहब को डरा देंगे। तो ऐसे भी कई बार हो जाता है। मगर निश्चित रूप से आप ये मानिए कि जब हम किसी व्यक्ति का जब केस लेते हैं तो उसको न्याय दिलाने के लिए संकल्पित होते हैं कि एनी हाउ उसको न्याय दिलवाना है, फिर चाहे वो किसी भी परिस्थितियों से गुजरना पड़े, तो उनके लिए हम लोग करते हैं। सर, एक क्रिमिनल केसेस होते हैं, एक सिविल केसेस होते हैं, क्या अंतर होता है? किस तरीके से आप सिंपल वर्ड्स में आप समाज के लोगों को समझाएंगे? निश्चित रूप से मानिए कि क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो मुख्य रूप से लड़ाई झगड़े के मुकदमे होते हैं, चेक बाउंस के मुकदमे होते हैं, मैट्रिमोनियल जो होते हैं, पारिवारिक विवाद होते हैं, वो भी सब क्रिमिनल में जाते हैं। सिविल केसेस वो होते हैं जिसके अंदर ज़मीन जायदाद से संबंधित मुकदमे होते हैं, वो सिविल केसेस के अंदर जाते हैं। और एक आम आदमी को, जैसे मैं हूँ, मैंने लॉ पढ़ा नहीं है, इतनी तमाम जानकारी मुझे नहीं है, तो जो एक आम आदमी है उसको कौन से ऐसे मुख्य कुछ कानून हैं, कुछ लॉज हैं जिसके बारे में उन्हें जानकारी होनी अनिवार्य है आज के समय में? ये मानिए कि प्रत्येक नागरिक को लॉ में ये अवधारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय की जानकारी है, कानून की जानकारी है। अगर कोई भी आम नागरिक है, अगर उसको अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान है, अगर उसको भारतीय कानूनों का ज्ञान है, तो निश्चित रूप से ये मानिए कि उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास रहेगा और वो कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी बात शासन से, प्रशासन से, कहीं भी अधिकारियों से कर सकता है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो लोगों को कानून की जानकारी ही नहीं है मुख्य रूप से, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स की जानकारी हो, चाहे वो संवैधानिक मौलिक अधिकारों की जानकारी हो, चाहे वो FIR लिखवाने की जानकारी हो, या ट्रैफिक रूल्स के कोई वायलेशन हो जाता है उसकी जानकारी हो।
तो ये अगर जानकारी किसी व्यक्ति के पास होगी तो वो आदमी अपनी बात को पूर्ण मजबूती के साथ सशक्त तरीके से रख सकता है। सर, जैसे आपने जानकारियों की बात की, इसी में आपने एफआईआर का जिक्र किया, तो एफआईआर दर्ज अगर कोई किसी के साथ कुछ घटना हुई है, वो थाने जा रहा है, पुलिस स्टेशन जा रहा है, किसी बेसिस पे सामने वाले जो पुलिस है, जो भी वहाँ पे इंचार्ज है, वो मना कर देते हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो कैसे वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं? किस तरीके से उनको कानूनी रूप से हेल्प मिल सकती है? एक आम नागरिक ये सोचता है कि कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो वो करेगा क्या। अगर उसको ये जानकारी रहे कि मेरे साथ किसी ने गाली गलौज किया है, किसी ने मारपीट किया है, तो सबसे पहला उसका अधिकार होता है कि वो जा कर के थाने में कंप्लेंट करे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। कई बार क्या होता है कि कई बार पुलिस वाले होते हैं, कोई बैंक कर्मी होता है, कोई शासन का व्यक्ति होता है, उससे हॉट टॉक हो जाता है व्यक्ति का, तो वो सोचता है कि अब मैं करूँगा क्या। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसके साथ भी इस तरह की अमानवीय घटना घटित होती है, तो सर्वप्रथम उसको जाकर के थाने में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अगर घटना संज्ञेय अपराध है, ऐसा अपराध है कि जिससे ज़्यादा चोट आई है व्यक्ति को, तो तत्काल पुलिस में उसकी एफआईआर लिखी जाएगी। और किसी कारणवश अगर पुलिसकर्मी थाने वाले उसकी एफआईआर को रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, तो आप उसके संबंधित अधिकारी को, चाहे वो सीएसपी हो चाहे एसपी हो, उनको आप आवेदन कर सकते हो और उस आवेदन की एक कॉपी अपने पास रिसीविंग के ऊपर रूप में रखिए। और उस शिकायत पर से वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, एसपी सीएसपी, वो थाना प्रभारी को निर्देशित कर सकते हैं कि इस मामले में तत्काल एफआईआर की जाए। अगर इस प्रकार इसके बाद भी अगर एफआईआर नहीं होती है, तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वो न्यायालय के माध्यम से भी अपनी एफआईआर परिवाद के माध्यम से रजिस्टर करा सकता है। बिल्कुल। और अगर ऐसा हो, कई बार केसेस में देखा गया है कि पुलिस बिना वारंट के कि कुछ दबाव में आके या उस चीज़ में कुछ जो हमारी सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, उसमें पुलिस बिना वारंट के किसी को बिना गवाह के, बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लेती है, उसे अरेस्ट कर लेती है और वारंट उनके पास कानूनी तौर पे नहीं होता है। तो जो विक्टिम होते हैं उस टाइम पे, जिनको अरेस्ट किया जाता है, वो क्या कर सकते हैं? क्या उनके पास अधिकार है कि वो पुलिस स्टेशन में, अगर उन्हें बंद है, वो वहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं, तो वो अपने लॉयर हायर कर सकते हैं? हाँ, वो किस बिल्कुल। तरीके से कानूनी कार्रवाई सर इस पे कर बिल्कुल। सकते हैं? ये भारतीय संविधान के तहत हर व्यक्ति को उसका एक अधिकार मिला हुआ है। कोई भी व्यक्ति को अगर कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47 के तहत पुलिस को सर्वप्रथम उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि आपको किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। ये उनको बताना अनिवार्य है। उसके बाद अगर जो उसके परिजन हैं, बीएनएस की धारा 48 में ये प्रोविज़न है कि जो भी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है संदेह के आधार पर, सबसे पहले उसको गिरफ्तारी का बताया जाए कि आपको इस अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद इसकी सूचना उसके परिवारजनों को, ब्लड रिलेशन में जो भी व्यक्ति होते हैं, उनको ये जानकारी दी जाएगी कि भाई आपके बेटे को या आपके भाई को, आपके भतीजे को इस अपराध में गिरफ्तार किया है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 22(1) में ये प्रोविज़न है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना वकील नियुक्त करने का अधिकार है। अगर वो पुलिस अभिरक्षा में है और पुलिस अभिरक्षा में पुलिस उससे कोई पूछताछ करती है, तो वह अपना अधिवक्ता को थाने पर बुला सकता है और अपनी जो भी पूछताछ होती है वो उसके सामने हो सकती है। जी सर, बिल्कुल। ये उसका एक मौलिक अधिकार है। और इसी के साथ हम ग्वालियर से हैं, हमने ग्वालियर में देखा, अगर हम पिछले साल की बात करें तो साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। डीप फेक को लेके लोग वीडियो कॉल के थ्रू, मतलब वकीलों के साथ भी मामले सामने आए हैं, पुलिस वालों के साथ भी मामले सामने आए हैं, वो भी अच्छे खासी पोस्ट पे जो पदस्थ हैं। इस प्रावधान में जो साइबर ठगी हो रही है आजकल के दौर में, जो टेक्नोलॉजी का ये हमारा एरा है, अगर लॉ की बात करें तो किस तरीके से कानून की मदद से कोई इसमें हेल्प ले सकता है? साथ ही साथ कंप्लेन इसकी सर कहाँ की जा सकती है? जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मोबाइल की दुनिया में हर चीज़ मोबाइल पे उपलब्ध हो रही है, हर आदमी का अकाउंट मोबाइल से कनेक्ट है, तो ऐसे में साइबर ठगी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। ये एक बड़ा कारण है और इसको रोकथाम करने के लिए जो अपनी सरकार है, सरकार के जो नियम हैं उसमें थोड़ा सा लचीलापन है।
तो उस कारण हो क्या रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो एक एक व्यक्ति से 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, ऐसी मोटी मोटी ठगियाँ हो रही हैं। अब उसमें आदमी से अगर सही समय पे सजग हो जाए, कई बार देखने में आता है कि किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है और वो 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 12 लाख से ज़्यादा रकम उसको दे देता है जो उसको डिजिटल अरेस्ट करता है। सर्वप्रथम उसको इस बात का नॉलेज नहीं होता है कि क्या मुझे किसी अच्छे सच्चे पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया है या कोई फेक जो स्टूडियो बना कर बैठे लोग हैं जो ठगी करते हैं, साइबर ठगी, वो उनको गिरफ्तार करके ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेकर के आते हैं और पैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं। उन परिस्थितियों में सर्वप्रथम जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र हो तो जो गोल्डन आवर्स होते हैं उनमें होता क्या है कि अगर 1-2 घंटे के अंदर आपने उसकी सूचना सही जगह पे दे दी तो वो पैसा फ्रीज हो जाएगा। अब सूचना कैसे दी जाएगी? सूचना देने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो 1930 पे कॉल करके साइबर ठगी के बारे में अपनी पूरी जानकारी, जो कॉल सेंटर बना हुआ है नेशनल साइबर क्राइम का, उसमें आप कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए और अपने साथ बताइए कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे ये ठगी हुई है, ये व्हाट्सएप पे मैसेज आया था और ये लिंक आया था, लिंकों को खोलने के बाद मेरे साथ में ठगी हो गई है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हो www.cybercrime.gov.in पर जाकर के आप लिखित में शिकायत पेश कर सकते हो। उसके साथ साथ जो आपके स्क्रीनशॉट वगैरह आपको जो व्हाट्सएप पे मिलते हैं उनको लेकर के उसके साथ अटैच कर सकते हो और आपकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि भाई ऑनलाइन शिकायत नहीं कर सकते हैं हम, तो कई बार आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, टेक्नोलॉजी फेयर नहीं होता, तो वो व्यक्ति अपने ज़िले में, हर ज़िले के अंदर एक साइबर क्राइम थाना बना होता है, तो वो साइबर क्राइम थाने पे जाकर के एक लिखित में शिकायत दे सकता है जिसमें अपने साथ हुई ठगी की पूरी जानकारी अगर दे देगा समय पर, तो वो पैसा विदिन 1-2 घंटे के अंदर बैंक उसको फ्रीज कर देगी। और फ्रीज करने के बाद आप ये मानिए कि वो जो ठगी जिसके साथ होने वाली थी उस व्यक्ति को राहत मिल जाएगी और वो ठगी होने से बच जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं उनसे बस एक ही अनुरोध रहेगा कि किसी भी प्रकार का अगर OTP आपके पास आता है, तो OTP कोई आपसे मांगता है कि आपके मोबाइल में ये OTP आ गया, मुझे सेंड कर दीजिए, या मैं आपकी KYC कर दूंगा तो मुझे सेंड कर दीजिए OTP, तो कोई भी OTP किसी को सेंड नहीं करे। दूसरा, व्हाट्सएप पे एक APK फाइल आती है जिसको खोलते ही आपका जो मोबाइल होता है वो सामने वाले ठगी जो करने वाले लोग होते हैं उनके पास पहुंच जाता है और वहाँ से ठगी हो जाती है। तो ये सावधानी अगर बरतोगे तो इस प्रकार की ठगी से रोकथाम हो सकती है। और सर, जैसे आपने बात की कि कई बार लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, वो अनएजुकेटेड होते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों के पास फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है कि वो लॉयर हायर करे, वो एडवोकेट हायर करके उनकी फ़ीस दे पाए, तो इस मामले में जैसे प्रो बोनो केसेस जो होते हैं, तो किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, या जब लोग फ़ीस नहीं दे पाते लॉयर की, तो किस तरीके से आप अपने प्रोफेशन में, आप एक्सपर्ट है सर, 15 साल से आप इसमें हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि ये प्रोसेस कैसा होता है और कैसे उन लोगों की मदद की जा सकती है? आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, या जिसकी इनकम 1.5 लाख से 3 लाख के बीच होती है, या कोई दिव्यांग व्यक्ति है, कोई महिला है, बच्चे हैं, ऐसे लोगों के लिए नालसा बना हुआ है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बना हुआ है। आप उसमें एक आवेदन दे करके उसमें आपको निःशुल्क रूप से एक वकील आपको मिल जाएगा जो आपकी पूरी पैरवी करेगा। इसके साथ साथ आपका जो भी कानूनी खर्चा होगा, चाहे वो टाइपिंग का हो, चाहे फ़ोटोकॉपी का हो, या गवाहों को बुलाने का हो, ये पूरा खर्चा नालसा वहन करेगा। इसके लिए जैसे मान लो किसी को लगता है कि मुझे मुकदमा नहीं लड़वाना है और वो गरीब व्यक्ति है, उसको सिर्फ कानूनी जानकारी चाहिए है, तो नालसा का एक कॉल सेंटर का नंबर है 15-100। अगर उस पर आप कॉल करोगे तो आपको वहाँ पे कॉल सेंटर्स पे एडवोकेट्स मिलेंगे, वो आपको पूरी की पूरी जानकारी, आपको आपके मामले के संबंधी जो भी मामला होगा वो आपको निःशुल्क रूप से मुहैया कराएंगे। इसके साथ साथ में किसी को लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मुझे मुकदमा लड़ने के लिए वकील चाहिए, तो वो हर ज़िले के अंदर एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बना होता है, ऑफिस बना होता है। आप वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर एक एप्लीकेशन दोगे तो वो उस जिला सेवा प्राधिकरण से आपको एक वकील मिलेगा, वो वकील आपकी पूरी निःशुल्क मदद करेगा।
इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि मैं तहसील स्तर पे भी हूँ, तो तहसील लेवल पे भी ये सिस्टम बना हुआ होता है, तो वहाँ पर भी आपको निःशुल्क वकील वहाँ से मिलेगा, जो आपकी पूरी पैरवी करेगा। जो सारे खर्चे वगैरह होंगे वो आपको नालसा की तरफ से वहन की जाएंगे, आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। न्याय हर गरीब के लिए है। सस्ता सुलभ न्याय की जो परिकल्पना इस देश के अंदर है, उसको साकार करने के लिए ये सरकार की योजना है। उसका लाभ जो भी साथी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सर, न्याय की बात करी तो देखा गया है कि बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे हिस्टोरिक केसेस इंडिया में रहे हैं जहाँ पे कई सालों तक लोगों को न्याय नहीं मिला, और न्याय में देरी भी कहीं ना कहीं अन्याय के रूप में ही जानी जाती है। पर इंडिया में अभी भी बहुत ऐसे केसेस हैं जो चल रहे हैं, जो पेंडिंग है। इस पर क्या राय है? ये आपके अनुसार कहाँ हमारी कानूनी व्यवस्था पीछे रह रही है? निश्चित रूप से आप ये मानिए कि वर्तमान में जो कानूनी व्यवस्था है वो 2 धड़ों में आ गई है, गरीब और अमीर के बीच में। गरीब जो होता है ना वो कानूनी जाल में जल्दी फंस जाता है। कानून का जो जाल बना हुआ है उस पूरे जाल के अंदर अगर आप देखोगे तो गरीब तो फंस रहा है। अमीर जो होता है, जो बड़े कीड़े होते हैं, वो उस जाल को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। वो इसलिए निकल जाते हैं कि गरीब व्यक्ति को तारीख पेशी करने में दिक्कत आती है। उसको लगता है कि भाई मैं एक दिन का अपना रोजी रोटी छोड़ करके वहाँ पर जाऊँगा। अमीर आदमी के लिए तो बड़ा महंगा वकील कर सकता है, वो अपना कोर्ट में अपने असिस्टेंट को भेज सकता है, उसके लिए सब चीज़ें आसान हैं। कोर्ट के जो रीडर्स होते हैं, कोर्ट के जो बाबू होते हैं, उनको पैसे दे के लंबी तारीख लगवा सकता है। वहीं ये गरीब व्यक्ति जो होता है वो उसको इस सिस्टम को जानता नहीं है कि तारीख कैसे बढ़ती है, बाबू कौन कैसे करता है, तो बड़ा वकील कैसे मिलेगा। बड़ा वकील जो होता है वो उसको कानून की बारीकियाँ मालूम होती हैं, कानून की जो लूप होल्स होते हैं उसको सब मालूम होता है। तो उससे होता ये है कि वो मुकदमा जो जल्दी ख़त्म होना चाहिए था, उस लूप होल्स के तहत एक एप्लीकेशन लगाई, फिर वो डिसाइड हो गई, फिर दूसरी एप्लीकेशन लगाई, वो डिसाइड हो गई। इस एप्लीकेशन खेलते खेलते आदमी को 5, 10 साल, 15 साल निकल जाते हैं, और उस गरीब व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार, यहाँ तो न्याय मिल नहीं पा रहा अपने को। वहाँ वो अपने आप को हताश और निराश महसूस करता है। तो ये जो खाई है न्याय व्यवस्था की, इस खाई को पाटने की बहुत आवश्यकता है। वो निश्चित रूप से, जैसे मान लो अभी कुलदीप सेंगर का जो मामला आया, जिसमें उन्नाव की जो बिटिया थी, उसमें आपने देखा होगा कि जब नीचे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिल जाती है और हाई कोर्ट उस ऑर्डर को पलट देता है, हाई कोर्ट उसको कुलदीप सेंगर को बेल दे देता है। उसमें जब पूरे देश की बच्चियां, महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं, वो पीड़िता जब इंडिया गेट पर धरने पर बैठती है अपने न्याय के लिए कि मेरे को अब सुरक्षा भी मेरी हटा ली गई है, पीड़िता को सुरक्षा मिलती है, जब उसकी सुरक्षा भी हटा ली गई, पूरे देश के मीडिया ने जब इस मुद्दे को उठाया तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उस अपील पे स्टे हुआ, और स्टे होने के बाद कुलदीप सेंगर को वापस जेल जाना पड़ा। मगर ये हर एक बेटी के साथ नहीं हो पा रहा है। आज भी तमाम सारे गाँव के अंदर बेटियाँ न्याय के लिए लड़ रही हैं। तमाम सारे मुकदमे आज भी पेंडिंग चल रहे हैं सालों से। दूसरा मुकदमा एक राम रहीम वाला आप देख रहे होंगे कि राम रहीम के ऊपर आजीवन कारावास की सज़ा पड़ी हुई है, आसाराम बापू आजीवन कारावास की सज़ा पड़ी हुई है। मगर महंगे वकीलों के कारण, एक न्याय व्यवस्था में लचर व्यवस्था होने के कारण आप देखिए कि राम रहीम को लगातार पैरोल मिल रही है। वहीं दूसरी ओर आसाराम बापू जी हैं, उनको लगातार पैरोल मिल रही है। तो जब ऐसे लोगों को बेलें मिल जाती हैं, पैरोल मिल जाती है, तो इनके ऊपर जो मुकदमे लगाने वाली बच्चियां होती हैं, जो पीड़िताएं होती हैं, जो लोग इनसे लड़ना चाहते हैं, वो अपने आप को लगता है कि अब इनसे कैसे लड़ेंगे, मुलजिम तो बाहर आ गया है, और वो रुपया, पैसा, ताकत से, प्रशासनिक ताकत से उसे पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए कि न्याय समान हो, न्याय समान होना चाहिए, मगर समान दिखना भी चाहिए। यहाँ पे असमानता दिखती है कि भाई अमीर आदमी है तो वो जल्दी छूट जाता है, कोई विधायक है, एमएलए है, मंत्री है, जल्दी छूट जाएगा। वहीं अगर अभी मैं ग्वालियर की जेलों की बात करूं तो आज भी ग्वालियर की जेल में कम से कम 500 से 600 आदमी ऐसे होंगे जिनके ऊपर 1000 से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना का राशि जमा करने के पैसे नहीं हैं, और वो जुर्माने की राशि जमा ना कर पाने के कारण आज भी जेलों में अपनी सज़ा भुगतने को तैयार बैठे हुए हैं और सज़ा भुगत भी रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए न्याय व्यवस्था कुछ कदम उठाए तो वो बेहतर होगा।
सर आप डिफेंस क्रिमिनल लॉयर हैं डिफेंस के, तो किस तरीके के केसेस इतने सालों में आपके पास आए हैं और आपका क्या एंगल रहा है कि क्रिमिनल केस को डिफेंस लॉयर होने के नाते किस तरीके से न्याय मिले, या जो विक्टिम है उसको सरलता से, क्योंकि कई बार केसेस केसेस रेप के भी आ सकते हैं, क्रिमिनल के मर्डर केसेस भी आ सकते हैं, और भी तमाम जो क्राइम इसमें इंडिया में होते हैं वो आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सेंसिटिव टॉपिक भी आ जाता है, उसमें इमोशंस भी आ जाते हैं क्रिमिनल केसेस में, तो ये सर कैसे आप हैंडल करते हैं एज अ एडवोकेट? आप ये मानिए कि जो भी, अब चूंकि मैं डिफेंस क्रिमिनल लॉयर हूँ, तो जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है वो पीड़ित ही होता है। जी। या तो वो पिटा हुआ होता है, या किसी के बच्ची के साथ रेप हुआ होता है, या किसी पत्नी का पति से विवाद होता है, या पति का पत्नी से विवाद होता है। मतलब पीड़ित की ओर से ही मैं लड़ने का काम करता हूँ। तो कई बार ये होता है कि आदमी को लगता है कि लड़की गलत है। कई बार ये ऐसा होता है कि भाई महिलाओं पति पत्नी का विवाद है, तो पति कहता है कि पत्नी पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं है। कई बार पति कहता है कि पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं है, दूसरे दोषारोपण करते हैं। उस समय हमको बहुत ही सजगता के साथ भावनाओं को दरकिनार करते हुए पूरे मुकदमे को लड़ना पड़ता है। और जिसकी साइड से पैरवी करते हैं, अगर जैसे मान लो मैं किसी महिला की ओर से पैरवी कर रहा हूँ, तो उस पैरवी को पूरी निर्भीकता के साथ, सजगता के साथ और भावनाओं से दूर रह करके करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि उसके सामने वाले पक्ष के रिलेशनशिप वाले लोग भी आ जाते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं कि मुकदमे को कमज़ोर हो जाओ, हल्का कर दो। अगर ऐसा होने लगा तो आप ये मानिए कि न्याय मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल सर। आज भी अगर न्याय की अवधारणा इस देश में कायम है, तो वो इसलिए कायम है कि जो न्याय व्यवस्था में जो अभिभाषक होते हैं, वो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ जब करते हैं, तभी लोगों को न्याय मिल सकता है। और ये चल रहा है सिस्टम में, तो ही न्याय लोगों को मिल पा रहा है। तो मैंने अपने जीवन में मर्डर का, सेशन ट्रायल में मर्डर का, लूट का, डकैती का, बलात्कार का, रेप, ये सारे मुकदमे लड़े। पारिवारिक विवादों के जो मुकदमे होते हैं, घरेलू हिंसा के होते हैं, दहेज एक्ट के मुकदमे होते हैं, दहेज हत्या के मुकदमे होते हैं, इन सारे मुकदमों में पैरवी करता हूँ। इसके साथ साथ चाहे वो बिजली चोरी के मुकदमे हों, चेक बाउंस के मुकदमे हों, इन सब को भी लड़ने का काम करते हैं। तो ये सब जब किसी पीड़ित को या पीड़िता को जब न्याय मिलता है, तो निश्चित रूप से उसके आंखों में जो चमक मिलती है देखने को, तो ये सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ी कमाई हमारी ये होती है कि जब वो दिल से शुक्रिया कहती है कि भैया आपकी वजह से मुझे न्याय मिल गया है। तो आप ये मानिए कि हमको अपने दिल में एक बहुत अच्छी खुशी होती है कि जो हमने अपना प्रोफेशन चुना और जो वकालत जिसको हम करते आ रहे हैं, आज वो हमारा सफल हो रहा है। और अगर क्षणिक भी किसी व्यक्ति की मदद मैं कर पाता हूँ, तो ये मेरी सबसे गौरवान्वित पल होता है। सर कभी ऐसा रहा कि क्योंकि क्रिमिनल केस में ज़्यादातर ये होता है कि आपने बोला आपके पास विक्टिम्स आते हैं, पीड़ित आते हैं, सामने वाले कहीं ना कहीं दोषी होते ही हैं कहीं ना केसेस में, और अगर वो दोषी हैं तो आमतौर पे ये माना जाता है कि वो ज़्यादा एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वो बैकग्राउंड के होते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं। तो क्या आपको इतने सालों के अनुभव में कभी धमकियां मिली है, या कोई नेगेटिव तरीके से आपको कहा गया है कि केस छोड़ दो, या मत लड़ो, या हमारे पक्ष में लड़ो, या आपको रिश्वत देने का कुछ अगर ऐसा हुआ है तो अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, कई बार होता भी है, लेकिन हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। क्योंकि मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूँ, हमारी ईमानदारी वाली पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हूँ मैं। तो हम, आप ये मानिए कि संविदा शिक्षा घोटाला था, जब हमने उसको उजागर किया, तो उसके अंदर करीब करीब 12,000 शिक्षक की नौकरी खतरे में पड़ गई। उस समय ग्वालियर चंबल संभाग से बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, धमकियां आई कि आप इस मामले में पीछे हट जाइए, आप शिकायतें मत करवाइए, आप खुलासे मत कीजिए। तो आप ये मानिए कि उस बात को निर्भीकता के साथ लड़ने का काम जब किया, तो उसमें कई लोगों पे एफआईआरें हुई। अभी जो एक घोटाला हुआ जिसमें तरुण भटनागर आईएएस थे, उन पे एफआईआर करवाने का काम भी हम लोगों ने किया। जब कोई आदमी दोषी होता है और जब उस मामले को हम पूरी मजबूती से लड़ते हैं, तो सामने से धमकियां आती हैं कि जान से मरवा देंगे, गोली पड़ जाएगी, घर से निकल नहीं पाओगे, ऑफिस में कभी मरे मिलोगे। ये धमकियां आती रहती हैं, मगर आप तो हमको झेलने की आदत ही पड़ गई है। अब इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, तो न्याय दिला पाते हैं इसीलिए कि हम डर के आगे जीत है।
और डर से आगे निकल के हम लड़ते हैं मुकदमे को, जान हथेली भी लेके भी चलते हैं। कई बार हम लोगों को दूसरे प्रदेश में भी जाना पड़ता है मुकदमा लड़ने के लिए। तो ये मानिए कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी तरफ से जाते हैं उसका पक्ष पूरी मजबूती के साथ में हम रखने का काम करते हैं। सर, आज के समय में देखा गया है कि फिल्मों में और जो वेब सीरीज़ का ज़माना चल रहा है, वकीलों की, एडवोकेट्स की जो एक छवि देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि जो रियलिटी में उनका प्रोफेशन है उस पर भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका, लोग उस नज़रिए से देख रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? आप भी फिल्म्स वगैरह थोड़ी जी बहुत जी देखते होंगे एडवोकेट्स और लॉ से जी, रिलेटेड। उसमें होता ये है कि भाई जो फिल्में देख करके आता है व्यक्ति, तो उसमें दोनों पक्ष आते हैं। कई फिल्मों में ऐसा आता है कि भाई अभिभाषक का जो किरदार होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है और वो उसको न्याय दिलवाने का काम करता है। जैसे भी मूवी आई थी जोली जोली जी एलएलबी के नाम जी से, उसमें एक छोटा वकील बड़े धुरंधर व्यक्ति को, जो पैसे वाला होता है, उससे लड़ता है, उसको न्याय दिलवाने का काम वो एक वकील करता है। तो एक तरफ पूरे पैसे की ताकत होती है, दूसरी तरफ वो वकील की भावना होती है, ईमानदारी होती है, और वो उसकी लड़ता है। ऐसी जो फिल्में होती हैं तो उनसे तो आप ये मानिए कि पॉजिटिवनेस आती है। जो नए युवा हैं उनको लगता है कि नहीं, हमको भी एडवोकेट बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, और एक समाज को एक प्रेरणा मिलती है। वहीं दूसरी ओर कई सारी फिल्में ऐसी आती हैं जिनमें वकील को दिखाया जाता है कि वकील गया और जज के सामने नोटों का बैग रख दिया कि साहब जमानत चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो एक पूरा मिथक है, ये पूरा मिथक है, और ये मिथ्या रूप से दिखाया जाता है टीवी के अंदर। न्याय के अंदर एक प्रक्रिया है कि जमानत कैसे मिलनी चाहिए, उसके लिए बाकायदा पूरी प्रोसीडिंग होती है। जमानत, जैसे कोई अगर अपराध किसी व्यक्ति ने किया है और वो जमानती अपराध है, तो उसमें कई बार जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि थाने पे वकील साहब गए और वो मुलजिम को छुड़ा के ले आए, जैसा कि सिंघम मूवी में दिखाया गया था। तो वो जो थाने से बेल नहीं भरी जाती है उस व्यक्ति की, तो वो जो कई मामले होते हैं वो जमानती लेवल के जो अपराध होते हैं उनमें थाने से बेल मिल जाती है। अगर कोई अपराध संज्ञेय अपराध है और अजमानतीय प्रवृत्ति का है तो उसके लिए कोर्ट के माध्यम से बेल मिलती है। अगर आप कोर्ट में जाओगे, एप्लीकेशन दोगे, उसके बाद जज का विवेक होगा, वो जज अपने विवेक से आपको जमानत देगा। मगर फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो पूरा काल्पनिक होता है। कुछ फिल्में समाज को एक अच्छा संदेश देती हैं जिससे लोग मोटिवेट होते हैं और अपना अभिभाषक जैसा एक गरिमापूर्ण जो पूरा का पूरा ये कैरियर होता है उसको चुनने का काम करते हैं। अभी एकदम से एक बूम सा आ गया है, जैसे एक मूवी आई क्रिमिनल जस्टिस आई, ऐसी जो मूवीज आ रही हैं उनमें जो गर्ल्स हैं उनमें भी एक अपना एक वो आ रहा है प्रोफेशन को लेकर के कि नहीं मुझे एडवोकेट बनना है। तो अभी लास्ट टाइम अभी क्लैट का जो एग्ज़ाम आया तो बच्चियों की संख्या बड़ी संख्या में आ रही है। पहले क्या था कि पहले लड़के ज़्यादा आते थे, अब लेकिन इस प्रोफेशन में लड़कियां भी बहुत तेज़ी से आ रही हैं। उनको लगता है कि अब इस प्रोफेशन में कॉर्पोरेट्स भी इन्वॉल्व हो गया है, हर कंपनी को एक अपना एडवोकेट, लीगल एडवाइजर चाहिए। तो इसलिए कंपनियां भी हर व्यक्ति के लिए एक लीगल एडवाइजर चाहिए कंपनी को, तो वो उनको हायर कर रही हैं। तो एक नया एक स्कोप खुल गया है। पहले क्या होता था कि भाई या तो गवर्नमेंट एडवोकेट बनेगा या जुडिशरी में जाएगा, जज बनेगा, या फिर इसके अलावा वकालत करेगा अपनी। ये 3 लाइनें हुआ करती थी। मगर जब से ये कॉर्पोरेट से इन्वॉल्व हुआ है तब से इसका जो व्यापक रूप बन गया है, इससे युवाओं में एक अलग ही जोश ऊर्जा के साथ इस कैरियर को चुन रहे हैं और एक अच्छा स्कोप है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो भी दर्शक देख रहे हैं, युवाओं देख रहे हैं, उनको कहना चाहूँगा कि वकालत एक ऐसा रॉयल प्रोफेशन है जिसको अगर आप लोग चुनोगे तो इस प्रोफेशन के अंदर यथा पैसा है, खूब मान सम्मान आपको मिलेगा। और मान सम्मान के साथ साथ जो इज्जत होती है जब आप किसी को न्याय दिलवाते हो तो आपको एक दुआ जो मिलती है उससे आपको ये लगेगा नहीं आपने एक अच्छा प्रोफेशन चुना है, गरिमापूर्ण चुना है, समाज में एक अच्छा रेपुटेशन वाला प्रोफेशन होता है। तो जो भी साथी इसको करना चाहते हैं उसको कीजिए और स्कोप बिल्कुल बहुत अच्छा है ये। तो जैसा कि सर ने हमें बहुत बारीकी से लॉ से रिलेटेड सारे टर्म्स और उसके बारे में जानकारी दी कि किस तरीके से ये आगे चल के एक आम आदमी को भी समझ में आए, साथ ही साथ जो समाज के बंधुओं हैं उनको भी इस सारी चीज़ों से उन्होंने अवगत कराया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से सबको इस बारे में जानकारी देने के लिए। और ऐसी तमाम खबरें और जानकारी के लिए जुड़े रहिए कहोई समाज न्यूज़ के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।